मेरे सामने बैठी लड़की बहुत सुंदर थी। सुनहरे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, कोई कमी नहीं थी उसमें, सिवाय इसके कि वह देख नहीं सकती थी। पैदाइशी अंधी नहीं थी। बचपन में उसका एक एक्सीडेंट हो गया था और इस एक्सीडेंट की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उसके बताने के अनुसार उसके माँ बाप ने बाद में उसका बहुत इलाज करवाया था, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया जब तक वह 24 साल की नहीं हो जाती, इसका हर इलाज लाइलाज है। 24 साल की उम्र में 30% उम्मीद है कि इसका ऑपरेशन किया जाए और उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। लेकिन यह उम्मीद थी, यकीन से डॉक्टर कुछ भी नहीं कह रहे थे। मैं उसके माँ बाप के सामने बैठा था। मैंने कहा कि मुझे आपकी बेटी पसंद है और इससे शादी पर मुझे कोई भी ऐतराज नहीं है। मेरी बात सुनकर उसके माँ बाप ने रिश्ता पक्का कर दिया था। वह लड़की मुझसे उम्र में 12 साल छोटी थी। मेरी उम्र 32 साल थी और वह मुश्किल से 20 साल की होगी। उसके साथ साथ में शक्ल सूरत का ऐसा मर्द था जिसे लड़कियां एक आंख भी देखना पसंद नहीं करती थीं। मेरी शक्ल सूरत आम से थे। रंगत सांवली थी। बेशक मैं बहुत ही दौलतमंद अमीर आदमी था, लेकिन इसके बावजूद मुझसे कोई भी लड़की शादी के लिए तैयार नहीं होती थी। मेरी सांवली रंगत देखकर लड़कियां मुझसे नजरें फेर लेती थीं। एक हीन भावना उनके चेहरे पर आकर रुक जाती थी। मेरी गिनती तो शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन में होती थी, लेकिन मैं सिर्फ दौलत का धनी था, मगर किस्मत का धनी नहीं था। शक्ल सूरत में मेरी गिनती बदसूरत लोगों में की जाती थी। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं अपने आप को सुधार लूं। मैं मानता हूं रंग रूप देना भगवान के हाथ में होता है, लेकिन मेरा शरीर भी कुछ भरा भरा सा था। मैं खुद को फिटफाट रखने की बहुत कोशिश करता, लेकिन मेरा भरा हुआ शरीर किसी भी तरह से कम नहीं होता था। और फिर बिजनेस के मामले में पड़कर मैं अपने आप को समय भी नहीं दे पाता था। खाने पीने की भी कोई रूटीन ना थी। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। पापा के मरने के बाद मैं अपने से छोटी बहन और छोटे भाई की शादी की थी। सब अपने अपने घर में सेट थे और एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। मेरे बहन भाई का कोई सहारा नहीं था, इसलिए मुझे ही उनका सहारा बनना पड़ा। और उनका सहारा बनते बनते मेरी उम्र 32 साल हो गई थी। तब जाकर मुझे भी जिंदगी में एक साथी की जरूरत महसूस हुई थी। लेकिन कोई भी लड़की मुझे अपना जीवन साथी बनाने को तैयार ही नहीं होती थी। मैंने कई रिश्ते करने वालियों से भी कह रखा था, लेकिन सबकी तरफ से मुझे मायूसी ही मिली थी। इसलिए अपनी शादी के लिए मैं खुद ही कोशिश शुरू कर दी थी। शुरू शुरू में तो मैं अपने जैसे ही अमीर लोगों में रिश्ता देखना शुरू किया था, तो साफ इनकार सुनने को मिला था। फिर मैं मिडिल क्लास घर की लड़कियां देखनी शुरू की, लेकिन वह लड़कियां भी साफ मुंह पर इनकार करके चली जाती। जिस तरह एक लड़की के लिए इनकार सबसे बड़ा दुख होता है, वैसे ही मर्द के लिए भी तकलीफ का कारण बन जाता है। मैं हीन भावना का शिकार हो चुका था, इसलिए थक हार कर मैं शादी का इरादा ही छोड़ दिया था। मगर इस लड़की को देखकर मैं पहले ही नजर में अपना दिल इस पर हर बैठा था। पहली बार मैंने उसे अपने बंगले के करीबी पार्क में देखा था। सुबह सुबह मैं वहां पर जॉगिंग करने आया था और यह लड़की वहीं बेंच पर बैठी थी, लेकिन बेहद घबराई हुई सी लग रही थी। बार बार दुपट्टे से अपना पसीना पोंछ रही थी। पहले तो मैं एक नजर देखकर अपना ध्यान हटा लिया, लेकिन जब मैं दूसरा राउंड लगाया, तब भी यह लड़की वहीं बैठी थी और इस बार तो आंसू बहा रही थी। मैं उसे देखकर रुक गया था। पिछले 15 से 20 मिनट से वह लड़की एक ही बेंच पर बैठी थी और अब जब मैं चक्कर काट कर आया, तो वह अब रो रही थी। रो रो कर उसकी बादामी आंखें लाल हो चुकी थी। मैं झिझकते हुए उसके करीब पहुंचा था। मैंने कहा, आप क्यों रो रही हैं? मेरी बात सुनकर वह एकदम से चौंक उठी थी। मेरी तरफ उसने अपनी गर्दन मोड़ी थी और अपने पास रखी स्टिक अपने हाथ में पकड़ ली। कहने लगी, मेरा भतीजा मुझे यहाँ बिठाकर ना जाने कहाँ चला गया है। कहने लगा, बुआ, मैं बस अभी आता हूँ। मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ बैठी हुई हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने कहा, तो आप खुद उसे ढूंढ लें। कहने लगी, कैसे ढूंढ लूं? मुझे नजर नहीं आता। यह सुनकर मुझे हैरत हुई थी, साथ ही साथ दुख भी हुआ था। कुछ पल के लिए मैं उसे देखता रह गया था। वह लड़की बहुत खूबसूरत और हसीन थी, लेकिन देख नहीं सकती थी। यह देखकर मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ था। मैंने कहा, आप अपने भतीजे का नाम बताइए, मैं इस गार्ड से कहकर ऐलान करवा देता हूँ। वह जहां भी होगा आपको लेने आ जाएगा। मेरी बात पर वह कहने लगी, बहुत ही शरारती है। वो मुझे लगता है वह मुझे जानबूझकर छोड़कर चला गया है।
यह सुनकर मैं कुछ परेशान सा हुआ था। मैंने कहा, आपको अपने घर का पता मालूम है? कहने लगी, मुझे नहीं पता। वह तो मुझे मोटरसाइकिल पर बिठाकर यहाँ लाया था। कहने लगा, आपको कहीं घुमाकर लाता हूं, लेकिन न जाने कहाँ चला गया। मैंने कहा, अगर आपको अपने घर का पता मालूम है तो मैं आपको छोड़ देता। कुछ देर सोचकर उसने मुझे अपने इलाके का नाम बताया। मैं गाड़ी साथ लेकर आया था। मैंने कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपका हाथ थाम कर आपको अपनी गाड़ी में बैठा सकता हूं, ताकि आपको आपके घर पहुंचा सकूं। वह कहने लगी, जी बस मुझे मेरे घर पहुंचा दे, मैं बहुत परेशान हूं। मैं उसका हाथ थाम उसे पार्क से बाहर ले आया। उसका सफेद दूधिया हाथ मेरी गहरी सांवली रंगत वाले हाथ में ऐसा लग रहा था जैसे कोयले की खान से हीरा निकल रहा हो, जगमगाता हुआ, चमकता हुआ, न जाने क्यों। लेकिन मेरा दिल चाहा यह हाथ हमेशा मेरे हाथ में रहे। मैंने ठंडी आह भरी थी। मैंने उसे गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठने में मदद की और उस इलाके में पहुंच गया जहां उसने मुझे पता बताया था। फिर वह मुझे अंदाज से करीबी मंदिर के बारे में बताने लगी कि मेरे पापा रोजाना सुबह सवेरे उस मंदिर में आरती करने आते हैं। आप किसी से भी पूछें कि वह मंदिर कहाँ है। मैंने आने जाने वाले लोगों से मंदिर के बारे में पूछा तो आसानी से मुझे मंदिर का पता मिल गया। वहीं से उसके पापा का नाम पूछते हुए मैं उस लड़की के घर तक पहुंचा था। अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी थी तो एक अधेड़ उम्र औरत घर से बाहर निकली थी। मैंने उस औरत को गाड़ी की तरफ इशारा किया और कहा, क्या आप इस लड़की को जानती हैं? औरत उस लड़की को देखकर कहने लगी, हाँ, ये तो मेरी बेटी है। आपके साथ क्या कर रही है? आपको कहां से मिली? अपनी मां की आवाज सुनकर वह लड़की भी बेचैन हुई थी। गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए हैंडल ढूंढने लगी। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला। उसकी मां ने उसका हाथ पकड़कर उसको नीचे उतरा और अपनी मां के गले लगकर रोने लगी। कहने लगी, राजेश मुझे पार्क में छोड़कर ना जाने कहां चला गया। मुझे कहने लगा, बुआ थोड़ी देर में आता हूं मां। मैं वहां अकेली थी। मुझे डर लग रहा था। उसकी मां कहने लगी, ये लड़का अपने हरकतों से बाज नहीं आ सकता। फिर उन्होंने राजेश को पुकारा तो एक 16 साल का लड़का घर से बाहर निकला और हंस रहा था। उस औरत ने मेरा धन्यवाद किया। मैं वापस अपने घर आ गया, लेकिन उस लड़की का चेहरा मेरी आंखों में जैसे समा सा गया था। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे और बहन भाई की शादी मैं कर चुका था। मेरी एक बहन विदेश में रहती थी और भाई शहर में शिफ्ट था। बहन विदेश से हिंदुस्तान आई थी। मैं जब अपनी बहन से अपनी शादी के लिए उस लड़की के घर रिश्ता ले जाने के लिए कहा तो मेरी बहन कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ऐसी भी कौन सी कमी है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें अंधी लड़की से शादी करनी है। मैंने कहा, आप लोग जानते हैं कि मुझ में क्या कमी है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, ऐसी भी कोई बुराई नहीं है तुम्हारे अंदर। हम तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ तो रहे हैं। जल्द ही हम बहुत ही खूबसूरत लड़की से तुम्हारी शादी करवा देंगे। लेकिन देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। राहुल आसान नहीं होता किसी अंधी लड़की के साथ गुजारा करना। मुझे तो लगता है जैसे मेरे बहन भाई चाहते ही नहीं कि मेरी शादी हो, क्योंकि मैं जो कमाता था किसी न किसी बहाने से मेरे बहन और भाई मुझसे पैसे मांग लेते थे। कहते थे, तुम तो अकेले हो, इतने सारे पैसों का क्या करोगे? हम घर बार वाले हैं, हमारे बहुत खर्चे होते हैं। मैं भी उन पर दिल खोलकर खर्च करता था। शायद यही वजह थी कि वह लोग कभी भी मेरी शादी को लेकर सीरियस नहीं हुए थे। मेरे लिए लड़की ढूंढने के लिए तैयार न थे। हाँ, मेरा दिल रखने के लिए एक दो बार इधर उधर मुंह मार लेते थे और आकर कह देते थे कि लड़की वाले राजी नहीं हैं। तुम दिल छोटा मत करो, हम किसी दूसरी लड़की की तलाश करेंगे। और मैं भी उन लोगों की बातों में आ जाता था। अपने बहन और भाई की जिम्मेदारी निभाते निभाते मेरी यह उम्र हो गई थी। मेरे बहुत ज्यादा जिद करने पर मेरी बहन मेरे साथ उस लड़की के घर रिश्ता मांगने चली गई। उसके माँ बाप पहले तो बहुत हैरान हुए। मुझे देखकर उसके पापा के चेहरे पर कुछ मायूसी छाई थी, लेकिन उसकी माँ खुश थी। कहने लगी कि हमारी बेटी पैदाइशी आंधी नहीं है, हम इसका इलाज 24 साल की उम्र के बाद कर सकते हैं। मुमकिन है कि इसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन डॉक्टर पूरी तरह विश्वास से यह बात नहीं कह रहे। मैंने कहा कि मैं आपकी बेटी का खुद इलाज कराऊंगा और अगर वह ठीक होती है तो अच्छी बात है। अगर वह ठीक नहीं होती तब भी मैं पूरी जिंदगी उसका साथ निभाऊंगा।
मेरी बात सुनकर उसकी माँ फौरन राजी हो गई थी। उसके पापा ने भी इनकार तो नहीं किया था, लेकिन खामोश थे। शायद मेरी सांवली रंगत और मेरा भरा भरा शरीर देखकर उन्हें मैं कुछ खास पसंद नहीं आया था। लेकिन खामोश होने की वजह यह थी कि अंधी लड़की से कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। उनका एक बेटा था। उसका एक 16 साल का बेटा था और हर वक्त अपनी बुआ को तंग करता रहता था। उसके अंधे होने का नाजायज फायदा उठाता था। कभी उसे किसी पार्क में छोड़ा था तो कभी किसी मार्केट में। वह बेचारी रोती और परेशान होती। 2-3 घंटे गुजरने के बाद उसे लेकर जाता। वह भी इकलौता था और अपने माँ बाप का लाडला था, इसलिए उसके भाई और भाभी किसी को भी बच्चे को डांटने नहीं देते थे और ना ही उसकी ऐसी शरारतों से मना करते थे, और इसीलिए वह बिगड़ गया था और इस तरह की गलत हरकतें करता था। खैर, मेरा रिश्ता प्रिया से तय हो गया था। मैंने अपनी शादी पर अच्छा खासा इंतजाम करवाया था। दिल खोलकर पैसा खर्च किया था। प्रिया का शादी का लहंगा बहुत महंगा था। दुल्हन के जोड़े में वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। विदाई के बाद मेरी बहन ने उसे मेरे कमरे में बैठा दिया। सब लोग अपने अपने घरों को वापस जा चुके थे। जब मैं अपने कमरे में आया तो वह काफी नर्वस लग रही थी। मैं उसके पास आकर बैठ गया। उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। उसके हाथ इस वक्त काफी ठंडा हो रहे थे। चेहरे पर एक अजीब सी बदहवासी छाई हुई थी। मैंने एक हीरे की अंगूठी उसके हाथ में पहनाई थी, जिसे वह देख तो नहीं सकती थी, लेकिन छूकर महसूस कर सकती थी, और मुस्कुराहट उसके चेहरे पर छा गई थी। फिर कहने लगी कि आपने मुझसे शादी क्यों की? आपको तो कोई भी खूबसूरत अच्छी लड़की मिल सकती थी। मेरे माँ बाप ने मुझे बताया था कि आप बहुत अमीर हैं, खूबसूरत भी हैं। आपको तो कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती थी। फिर आपने मुझ जैसी अंधी लड़की से शादी क्यों की? उसकी बात सुनकर मैं कुछ परेशान हुआ था। उसके माँ बाप ने उसे यह कहा, क्यों कहा कि मैं खूबसूरत हूं? दौलतमंद था, लेकिन खूबसूरत बिल्कुल नहीं था। इससे पहले मैं उसे सच बताता। वह कहने लगी कि मुझे सांवली रंगत वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं पैदाइशी अंधी नहीं हूं, इसलिए मैं सब देख सकती थी और मुझे खूबसूरत लोग ही अच्छे लगते थे, क्योंकि मैं जानती हूं कि मैं खुद कितनी खूबसूरत और हसीन हूं। अपने बचपन का चेहरा याद करके मैं ख्यालों में अपनी एक तस्वीर बना रखी है। अगर मैं वैसे ही हूं तो मैं बेहद हसीन हूं, इसलिए मुझे खूबसूरत लोग ही पसंद है। फिर कहने लगी, मेरी दिली इच्छा थी कि मैं आपको देखूं, क्योंकि मेरी माँ ने आपकी बहुत तारीफें की थीं कि तुम्हारा पति तो लाखों में एक है, बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत है। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान हुआ था, लेकिन मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। शादी की पहली रात थी, मैं उसके साथ इसी तरह की बातें करता रहा और उसका दिल बहलाता रहा। मैंने उसके किसी भी बात पर इनकार नहीं किया था। अपनी सुहागरात में बर्बाद नहीं करना चाहता था। प्रिया की संगत पाकर मैं बेहद खुश था और वह भी मुझसे बहुत खुश थी। हम एक दूसरे में समाकर दुनिया जहां के गमों को भूल चुके थे। अगले दिन जब मेरी सास अपनी बेटी से मिलने आई तो मैं उनसे अकेले में बात करने का इरादा किया। मैंने उनसे पूछा कि आपने प्रिया से झूठ क्यों बोला? आपने उसे यह क्यों कहा कि तुम्हारा पति बहुत खूबसूरत है? वह कहने लगी, मेरी बेटी पैदाइशी अंधी नहीं है, जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूं। उसकी बचपन से ही आदत है कि उसे खूबसूरत चीज पसंद आती है। वह तो अपने खिलौने भी लेती थी, तब भी एक एक चुन चुन कर उठती थी। कहीं भी किसी खिलौने में दाग होता या वह देखने में बदसूरत होता तो उसे नहीं लेती थी। यहां तक कि उसके पुराने खिलौने, जो कि खुद अपनी पसंद से चुन चुन कर लाती थी, अगर उनमें भी कोई दाग लग जाता तो उन्हें भी वह फेंक देती थी। अगर मैं उसे सच बताती तो वह शादी से इनकार कर देती, और मैं जानती हूं मेरी बेटी से कोई भी शादी नहीं करता। मैं नहीं चाहती थी यह रिश्ता मेरे हाथ से निकल जाए, और मेरी बेटी को वैसे भी कुछ भी नजर नहीं आता। मुझे लगता है कि वह कभी नहीं देख पाएगी। डॉक्टर ने सिर्फ 20% चांस बताए हैं, बाकी 80% चांस है कि उसकी आंखें ठीक नहीं होगी। इसलिए मुझे तुम्हारा रिश्ता सही लगा था। तुमने सब कुछ सच जानने के बाद ही तानिया को पसंद किया था, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे हो और कैसे नहीं। तुम प्रिया से कुछ भी मत कहना। उसे यही महसूस होने देना कि तुम बहुत हैंडसम और खूबसूरत हो। मैंने भी सोचा कि चलो, बात तो ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है। शादी के फौरन बाद में प्रिया को शिमला घुमाने ले गया।
वहां के खूबसूरत नजारों को वो देख नहीं सकती थी, लेकिन महसूस कर सकती थी। वहां कुछ दिन रुकने के बाद वहां से हम फौरन नैनीताल के लिए भी रवाना हो गए थे, क्योंकि प्रिया का सपना था कि वह नैनीताल जरूर जाए। उसी के बात को मानते हुए मैं उसे नैनीताल भी लेकर आया था। मैं उसे एक एक मंजर बताता था, जिसे सुनकर वह उसी मंजर में खो जाती थी। मेरे कंधे पर सर रख देती, मेरे गले में अपने बाजू डाल देती, मुझसे बेहद मोहब्बत जताती थी। मैं बहुत खुश था। कभी कभी मुझसे कहती, राहुल, मेरा दिल चाहता है मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, ताकि मैं भी यहाँ के नज़ारे देख सकूं। मुझे खूबसूरती बहुत अच्छी लगती है, मुझे यह हसीन नज़ारे बहुत अच्छे लगते हैं। यह कहते हुए उसकी आंखों में नमी उतरी थी। मैंने उसे अपने गले लगा लिया। मैंने कहा, मैं हूं ना तुम्हारी आंखें। तुम्हें एक एक मंजर देखकर बताऊंगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम देख रही हो। फिर ऐसा ही होने लगा था। मैं प्रिया की आंखें बन गया था। जहां भी उसे लेकर जाता उसे एक एक मंजर बताने लगता, और वह मेरी बातों में खोने लगती। 1 महीने तक हम लोग खूबसूरत वादियों में घूमते रहे थे। जब हनीमून से वापस आया तो प्रिया बहुत खुश थी। कुछ दिन बाद मैं उसे शॉपिंग पर ले गया। वहां मुझे एक काले रंग की साड़ी प्रिया के लिए बहुत पसंद आई। मैंने उसे जब वह साड़ी दी और उसने मुझे उसका कलर पूछा, तो मैंने कहा, काले रंग की है, बहुत ही प्यारी साड़ी है। ब्लैक कलर सुनते ही उसने साड़ी लेने से इनकार कर दिया। कहने लगी, मुझे काला रंग पसंद नहीं है, सख्त नफरत है इस रंग से। प्रिया की इस बात को सुनकर मेरा दिल धक से हुआ था, लेकिन मैं जल्दी ही इस बात को अपने दिमाग से झटक दिया और मैं उसकी पसंद की एक पिंक कलर की साड़ी लेकर दी। खैर, प्रिया को पाकर मैं बेहद खुश था। समय यूं ही गुजरने लगा था। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, मेरी मोहब्बत प्रिया से बढ़ती जा रही थी। 5 साल का समय गुजर गया था और मेरा यह हाल था कि मुझे अपने आप और अपना घर प्रिया के बगैर अब अधूरा लगने लगा था। वह जब भी मायके रहने जाती, मैं पीछे से उदास हो जाता। खैर, हम दोनों ही एक दूसरे को पाकर बेहद खुश थे। एक दिन प्रिया मुझसे कहने लगी, राहुल, मैं 24 साल की हो गई हूं, इसलिए अब डॉक्टर से बात करो और मेरा ऑपरेशन करवा दो। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं अपनी आंखों से सबसे पहले तुम्हें देखूं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का था। मैं उसके बात को टालने लगा, क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती तो उसकी मोहब्बत मेरे लिए खत्म हो जाती। वह शायद मुझसे नफरत करने लगती। मेरी शादी की सालगिरह थी। मैंने प्रिया से कहा कि वह मुझे बताएं, उसे क्या तोहफा चाहिए। वह कहने लगी, मुझसे वादा करें कि मैं जो मांगूंगी आप मुझे देंगे। मैंने उससे वादा कर लिया। कहने लगी, मुझे अपनी आंखों की रोशनी वापस चाहिए। आप मेरा ऑपरेशन करवा दें। मैं आपको देखना चाहती हूँ कि आप कितने खूबसूरत हैं। आपके चेहरे को गौर से देखना चाहती हूँ। मैं उसके चेहरे को देख रहा था और सोच रहा था, अब क्या करूं। वह मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारी थी। 5 सालों में उसने मेरा ख्याल खूबसूरत और हैंडसम नौजवान में रखा था। अगर मुझे देखती तो न जाने उसका रिएक्शन क्या होता। मैं नहीं चाहता था कि वह मुझसे नफरत करे, लेकिन उसकी बात भी नहीं टाल सकता था। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने बहुत ही उम्मीद भरा जवाब दिया था कि आपकी पत्नी ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन मुझे सुनकर खुशी नहीं हुई थी। मैं यह सोच रहा था कि मैं क्या करूं। प्रिया मुझे देखकर शायद मेरे साथ रहना भी पसंद ना करें। जिस दिन उसका ऑपरेशन था उस दिन मैं हॉस्पिटल नहीं गया था। मैंने उस दिन अपने घर से अपनी सारी तस्वीर छुपा दी थी। नौकरों को भी अच्छे से समझा दिया था कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। वह मेरी बात सुनकर मुझे हैरत से देख रहे थे, लेकिन मेरी हुक्म के गुलाम थे। प्रिया का ऑपरेशन हो चुका था। मुझे डॉक्टर का फोन आया कि आपकी पत्नी का ऑपरेशन कामयाब हुआ है और वह इस वक्त आपको बुला रही है। मैंने प्रिया से फोन पर बात की थी। मैंने उससे कहा, मुझे अचानक शहर अपने भाई के पास जाना पड़ गया, क्योंकि मेरे छोटे भाई की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मैं 1 महीने से पहले वापस नहीं आ सकता। यह सुनकर वह मुझसे लड़ने लगी। कहाँ लगी आप? कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हैं? मैंने कहा, प्रिया, समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं और मैं भी चाहता था कि सबसे पहले तुम मुझे देखती। लेकिन यह भी तो सोचो, मेरा भाई भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब ना होती तो मैं कभी भी मैं यहां नहीं आता। मेरी बात सुनकर वह भी थोड़ा मेरी बात को समझ गई थी। मैंने कहा, बस 1 महीने की बात है, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। 2 दिन बाद ड्राइवर के साथ वह घर आई थी।
जब लॉन्च के अंदर आई तो मैं एक पुराने कपड़े पहने वहां खड़ा था। बिल्कुल एक नौकर के हुलिये में मुझे देखकर पूछने लगी, तुम कौन हो? मैं अपनी आवाज बदल कर कहा, मैं साहब जी का नौकर हूं। उन्होंने मुझे खास आपके लिए रखा है ताकि आपका ख्याल रख सकूं। वह सीधा अपने कमरे में चली गई। उसके चेहरे पर मुझे देखते ही हीन भाव आने लगे थे, जिसे देखकर मुझे दुख हुआ था। कहने लगी, मेरे पति को मेरी आदत का अच्छी तरह पता है कि मुझे बदसूरत लोगों से नफरत है, फिर भी राहुल ने मेरे लिए तुम जैसे नौकर को चुना। उसकी बात ने मेरा दिल तोड़ दिया था। वह अपने कमरे में चली गई थी। मैंने एक जूस का गिलास लिया और बहाने से उसके कमरे में दाखिल हुआ। वह इस वक्त अलमारी की दराज खोलकर ना जाने क्या तलाश कर रही थी। मैंने जूस साइड टेबल पर रखा। मैंने कहा, मैडम जी, आप क्या ढूंढ रही हैं? मुझे बताएं, मैं आपको ढूंढ कर दे देता हूं। मैं मलिक का बहुत ही वफादार नौकर हूं। यह बात सुनकर कहने लगी, मुझे तुम्हारे मालिक की तस्वीर देखनी है, लेकिन मुझे उनके यहाँ एक भी तस्वीर नजर नहीं आ रही, न अपनी शादी की और ना ही उनकी कोई पुरानी तस्वीर। हालांकि राहुल ने तो मुझसे कहा था कि इस कमरे में हमारी शादी की तस्वीर लगी है। उसकी आंखों में मुझे देखने की बेताबी थी, बेचैनी थी। मैंने कहा कि मुझे तो इन चीजों की खबर नहीं है मैडम जी, लेकिन आप साहब क्यों देखना चाहती हैं? वह कहने लगी, 5 सालों में मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मुझे ख्वाहिश है कि मैं अपने पति को देखूं। वह देखने में कैसा है? मैंने सुना है कि बहुत खूबसूरत हैंडसम है। मैंने कहा, साहब 1 महीने बाद वापस आ जाएंगे तो आप देख लेना। फिलहाल तो आप ये जूस पी लें। यह कहकर मैं कमरे से बाहर जाने लगा तो कहने लगी, बात सुनो जरा। मैंने कहा, जी। कहने लगी, तुमने तो देखा है ना अपने साहब को, तो मुझे बताओ वह कैसे हैं? मैंने कहा, मैडम जी, मैं उनका वफादार और नमक हलाल नौकर हूं। मुझे तो वह हर हाल में अच्छे ही लगेंगे। मैं तो उनकी तारीफ ही करूंगा। मैं नहीं जानता कि आपके नजदीक अच्छे होने की कसौटी क्या है, अंदरूनी खूबसूरती या फिर इंसान की बाहरी दिखावे की खूबसूरती। यह बोलकर मैं कमरे से बाहर निकल आया। मैं अब प्रिया का हर तरह से ख्याल रख रहा था, लेकिन मुझे अपना कारोबार भी देखना था। इसलिए दिन के वक्त मैं यह बहाना करके चला जाता। मुझे साहब के ऑफिस के मामले भी देखने होते हैं, क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा है। जब मैं ऑफिस जाता तो वहां जाकर प्रिया को कॉल करता और राहुल बनकर उससे बात करता। वह कहती, मुझे वीडियो कॉल पर बात करो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूं। आखिर तुम क्यों मेरे सामने नहीं आते? जब से हमारी शादी हुई है, मेरी बस यही इच्छा है कि मैं तुम्हें देखूं। मैं उसे कहता कि बस 1 महीने की बात है, मैं आऊंगा तो सारी जिंदगी हमें साथ ही गुजारनी है। जहां तुमने इतना सब्र कर लिया, वहां कुछ दिन और कर लो। मैं चाहता हूं कि मैं जब तुम्हारे सामने आऊं तो उस समय मुझे देखो। वीडियो कॉल पर मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। रात को जब मैं घर आया तो प्रिया नौकरों पर चिल्ला रही थी। कह रही थी, ऐसा कैसे मुमकिन है कि तुम्हारे साहब की एक भी तस्वीर इस घर में मौजूद ना हो? जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, नौकर मुझे देखने लगे। मैंने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। वह सब लोग चुपचाप प्रिया की बात सुन रहे थे, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। बस वह यही कहे जा रही थी कि मुझे कोई भी एक तस्वीर अपने मालिक की ढूंढ कर ला कर दो। मैं पूरा घर देख चुकी हूं। मुझे कहीं भी राहुल की तस्वीर नजर नहीं आ रही। वह क्यों मुझसे अपने आप छुपाना चाह रहा है? उसकी बेचैनी और बेताबी देखकर मैं उसके पास आ गया। मैंने कहा, मैडम जी, मालिक बहुत अच्छे हैं और खूबसूरत भी बहुत है। बस देखने वाले की नजर होनी चाहिए। आप क्यों नौकरों के साथ लड़ रही हैं? बड़ी मुश्किल से मैंने उसे बातों से बहलाया था। उसके ख्यालों में अपना वही नक्शा बना रहा था जो उसकी मां ने बनाया था। हालांकि मैं यह जानता था, यह सब कुछ ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। एक बार मैं रात को इतना ज्यादा बेचैन हुआ कि सोते हुए मेरी आंख खुल गई। मैं उठकर बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रो रो कर मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मेरी पत्नी के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा कर दे। तू सबसे बड़ा है भगवान, तू ही सब कुछ कर सकता है। तेरी कृपा के बिना हम लोग कुछ भी नहीं। रिश्तों की डोर तेरे हाथ में है। रंग रूप कोई भी अहमियत नहीं रखता। हे भगवान, तू जानता है मैं पिया को कितना चाहता हूं, उससे कितनी मोहब्बत करता हूं। मैंने कभी उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दी, लेकिन उसे खूबसूरत मर्दों से मोहब्बत है और मैं बदसूरत हूं। यह कहते हुए मेरे आंसू बह रहे थे। एक मर्द के लिए यह बात बहुत दर्दनाक होती है कि उसकी पत्नी उसे देखकर मुंह फेर ले। काफी देर कोशिश करने के बाद मुझे नींद आई थी और मैं सो गया था।
लेकिन सुबह मेरी आंख प्रिया के शोर पर खुली थी। वह न जाने किस बात पर नौकरों पर चिल्ला रही थी। मैं जब कमरे से बाहर निकला तो कहने लगी, तुम्हारे साहब का मुझे फोन आया है। वह आज रात ही वापस आ रहे हैं, इसलिए उनकी पसंद का सारा खाना 8 बजे तक तैयार होना चाहिए। यह बात सुनकर मैं जितना भी हैरान होता उतना कम था। आखिर उससे किसने बात की थी? मुझे देखकर कहने लगी, तुम्हें एयरपोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। राहुल कह रहे थे कि वह खुद ही वापस आ जाएंगे। मैं तो उसकी बातें सुनकर परेशान हुआ था। आज उसने ब्लैक साड़ी पहनी थी, तैयार भी बहुत अच्छे से हुई थी। उसे इतना सजा सवरा देखकर मैं हैरान हुआ था। मुझसे कहने लगी, फूलों के गजरे लाकर दो मुझे। राहुल को बहुत पसंद है। ये सुनकर मैं उसे देखे जा रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब चक्कर क्या है। जैसे जैसे समय आगे की तरफ बढ़ रहा था, मैं परेशान सा होता जा रहा था। रात को 8 बजे एक हैंडसम सा नौजवान घर में दाखिल हुआ था। उसे देखकर मैं हैरान था, लेकिन प्रिया राहुल कहते हुए उसकी तरफ बढ़ी थी। लेकिन इससे पहले कि वह उस लड़के के गले लग जाती, मैंने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया था और उस लड़के को बड़े गुस्से से घूरा था। प्रिया कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मेरा हाथ राहुल, देखो अपने नौकर को। मैंने उस लड़के से पूछा, कौन हो तुम? वह कहने लगा, मैं राहुल हूं, इस घर का मालिक। मैंने कहा, बकवास मत करो विकास, मैं हूं और इस घर का मालिक भी मैं हूं। अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैंने गुस्से से बोला था। मेरी बात सुनकर वह लड़का प्रिया से कहने लगा, आपका काम हो गया मैडम जी, मेरे पैसे मुझे दें ताकि मैं यहां से जा सकूं। यह सुनकर मैंने हैरत से प्रिया को देखा था। यह सारा ड्रामा प्रिया का रचाया हुआ था और अपने पास से उसे पैसे निकाल कर दिए। वह लड़का जा चुका था। मैं सोच भी नहीं सकता था ऐसा कुछ भी कर सकती है। सच उसके सामने आ चुका था और मैं उससे नजरें भी नहीं मिल पा रहा था, इसलिए सीधा अपने कमरे में चला गया। मैं जानता था अब वह रोएगी धोएगी, मुझसे तलाक मांगेगी, मुझसे अपनी नफरत का इजहार करेगी। वह कमरे में आई और कमरा जोर से बंद किया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल धड़कन बंद हो गया हो। सोच रहा था आखिर उसे क्या जवाब दूंगा। वह मेरे पास आई और गुस्से से कहने लगी, क्यों झूठ बोले थे मुझे कि आप शहर गए हैं? क्यों मेरे सामने एक नौकर बनकर आए थे? आपको क्या लगता था मैं पहचान नहीं पाऊंगी? मैं अपनी आंखों के बिना रोशनी के भी आपकी एक एक नक्श को छूकर अपने दिल की आंखों से आपको देख लिया था। मैं जानती थी कि आप कैसे हैं। मैंने आपको पहले ही महसूस कर लिया था। आपने कैसे सोच लिया मैं आपको देखकर आपको धुतकार दूंगी? वो भी ऐसे इंसान को जिसकी आंखों से मैंने दुनिया को देखा था। वह रोए जा रही थी और मैं उसे हैरत से देख रहा था। कहने लगी, राहुल, मुझे आपसे मोहब्बत है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका रंगत सांवला है। ये कहकर वह मेरे सीने से लग गई थी। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे नई जिंदगी दे दी हो। मैंने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।